बहुत सारे लोग होते हैं जो हो सकता है आइंस्टाइन के ब्रेन के साथ पैदा होते हों, लेकिन वो कौन सी इकोनॉमिक कंडीशंस में पैदा हुए हैं, उनको वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए एनवायरनमेंट मिला कि नहीं, उनके पेरेंट्स कैसे थे, कल्चर कैसा था, एजुकेशन मिली कि नहीं, उनके आसपास का माहौल कैसा था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो लोग आइंस्टाइन के जैसा ब्रेन लेके आते हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी आइंस्टाइन नहीं बन पाते। नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रेन के बारे में समझेंगे। ब्रेन की जो हम सीरीज बना रहे हैं उसी में आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो कवर कर रहे हैं, और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम ब्रेन को ग्रो कर सकते हैं, मतलब क्या हम और ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हैं या और समझदार बन सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को एक बेस बनाते हुए जानते हैं। देखिए, जब मुर्गी के बच्चे पैदा होते हैं अंडों में से, तो उनका ब्रेन काफ़ी प्रोग्रामिंग के साथ इस दुनिया में आता है। जैसे ही वो चूज़े बाहर निकले, वो तुरंत अपने नन्हे नन्हे पैरों पे लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं, दाना चुगना शुरू कर देते हैं। तो मतलब उनका ब्रेन पहले से काफ़ी प्रोग्राम के साथ इस दुनिया में आया है। ह्यूमन बींग्स के साथ भी ऐसे ही होता है, इंसानों के ब्रेन के साथ। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रेन में कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती। देखा जाए तो छोटा बच्चा होता है, जैसे वो मिल्क जो है सकल करता है, वो सकल वाली टेंडेंसी उसके अंदर ऑलरेडी होती है। छोटे बच्चों के अंदर लैंग्वेज जो है, भाषा एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी पैदाइशी होती है। अब कोई अगर एडल्ट आदमी बच्चों के सामने जीभ निकालता है तो बच्चे देख के कई बार जीभ निकालते हैं, मतलब उनके ब्रेन इस प्रोग्रामिंग के साथ आया है कि अगर वो किसी को देखेंगे जीभ निकालते हुए तो ऑलरेडी आंख से सिग्नल्स गए और मोटर ब्रेन में गए, और फिर बाहर एक रिजल्ट आया कि उन्होंने अपनी जीभ को मुंह से बाहर निकाला। तो इतनी प्रोग्रामिंग, तो मतलब काफ़ी और भी इसके अलावा बहुत सारी प्रोग्रामिंग के साथ तो इंसान का बच्चा भी इस दुनिया में आता है। अब आगे का सवाल उठता है, सबसे पहले ये एक सवाल उठा कि क्या इस ब्रेन को, जेनेटिक्स तो हमें बताती है कि नंबर ऑफ जीन्स तो लिमिटेड हैं, उतनी ही जीन्स हैं, उसी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम सब इंसानों में हैं, ठीक है। तो मतलब हम कितनी वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे, जितनी वैरायटी हमें जीन्स के कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज़्यादा वैरायटी ये जो ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स हैं, मतलब ब्रेन के सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो एक सेल जब दूसरे सेल से कनेक्ट होता है तो वो जो कनेक्शंस हैं एक दूसरे सेल्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, और उसी से लोगों में अंतर है। एक इंसान दूसरे से इतना अलग क्यों है? जेनेटिक डिफरेंस तो है, हमने माना, उससे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है कि ये जो ब्रेन के सेल्स हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ये न्यूरॉन्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 200 साल पहले करीब जो थिंकर्स थे, जो सोचते हैं लोग, उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या इस ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो लोगों में तो अलग अलग होती है, लेकिन हम सब लोग अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी डेप्थ अलग अलग है, और उसी से ब्रेन की ग्रोथ भी अलग अलग है। 1815 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोआन स्पर्सहाइम। उन्होंने पहली बार प्रपोज किया कि जैसे हम मसल्स को एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हैं, उसी तरीके से हम ब्रेन को भी ग्रो कर सकते हैं। उनका ये आइडिया था कि ब्रेन को ज़्यादा ब्लड जाता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन जाता है ब्रेन के उन पार्ट्स को जो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसी तरह से 1874 में चार्ल्स डार्विन, वो तो बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, डिफरेंस देखा उन्होंने कि जंगली जो खरगोश होते हैं और जो पालतू खरगोश होते हैं, जो जंगली खरगोश होते हैं उनका दिमाग बड़ा होता है, साइज में ज़्यादा बड़ा होता है बजाय कि पालतू खरगोश के। क्यों? क्योंकि जब खरगोश जंगल में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ता है, सेंसेस यूज़ करनी पड़ती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा रिच होते हैं, उनको बचना पड़ता है अपने आप को, और खाने के लिए ज़्यादा दूर दूर तक वो अपने आप को लेकर जाते हैं। तो उनका ब्रेन जो है वो ज़्यादा काम करता है, और इसी वजह से वो साइज़ में भी बड़ा होता है बजाय कि जो पालतू खरगोश होते हैं उनके कंपैरिजन में। अब 1860s में रिसर्चर्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो ये जानना चाहते थे कि जो हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस है दुनिया में, उससे हमारे ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं, क्या हम उन चेंजेस को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट तो हर चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या किया कि 2 तरह के चूहों को ग्रो किया। एक तरह के चूहे जो हैं उनके आसपास में ढेर सारे खिलौने थे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए खेलने कूदने के लिए, जिससे कि वो यूज़ करें, उनके साथ खेले कूदें। और जो दूसरे चूहे थे उनको खाली पिंजरा था, खाना था, पिंजरा था, खाना था, बाकी एनवायरनमेंट पूरा खाली था। उन दोनों चूहों की
डेथ के बाद जब उनका ब्रेन की ऑटोप्सी की गई और ब्रेन को काटा गया तो देखा गया वो चूहे जो टॉयज़ और सामानों के साथ खेलते हैं, उनके ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है, जो ब्रेन का सेल होता है न्यूरॉन, उसके एंड पे पेड़ की ब्रांचेस की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो वो जो डेंड्राइट्स थे, वो जो टहनियाँ थी, वो ज़्यादा घनी थी और यही डेंड्राइट्स हैं जो कनेक्शंस करती हैं दूसरे ब्रेन्स के सेल्स के साथ। तो मतलब उनके ब्रेन के जो कनेक्शंस थे वो ज़्यादा बढ़ गए और जो बिना किसी टॉयज़ के खाली पिंजरे में थे, उनके ऐसा था जैसे कि सूखे सूखे से ब्रेन के सेल्स, उनमें जो डेंड्राइट्स थी या जो ब्रांचेस या पत्तियाँ थी वो बहुत कम मात्रा में थी। इसका मतलब जो एक्सपीरियंस है और जो हमारी ज़िंदगी में जो भी हम ऑब्स्टेकल्स हैं ये हमको अफेक्ट करते हैं, मतलब हम कितनी मेमोरी है हमारी लर्निंग पावर क्या है, ये सब चीज़ें हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से और ज़्यादा गहरी होती हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप चीज़ों के साथ रूबरू होते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने एक्सपीरियंसेस को गहरा करते हैं, जितने ज़्यादा वाइडर आपके एक्सपीरियंस होते हैं, उतना ही आपके ब्रेन के सेल्स भी होते हैं। बट ये समझिए, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको एक हेल्प करना चाहिए, इन द सेंस आप एक्टिवली अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं। अब कोई आदमी बैठा है खाली चेयर पे सिर्फ देख रहा है, मूवी देख रहा है, उसको भी ये फीलिंग आ सकती है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहा हूँ। नहीं, इसमें आपका ब्रेन एक्टिवली यूज़ होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप दिमाग लगाते हैं, जैसे कि बाद में एक और रिसर्च हुई अमेरिका में जिसमें उन्होंने देखा कि क्या जो कॉलेज एजुकेटेड बच्चे हैं और जो खाली 10वीं पास, हाई स्कूल पास बच्चे हैं, क्या उनके ब्रेन में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस देखा गया कि जो बच्चे कॉलेज एजुकेटेड थे, मतलब उन्होंने दिमाग लगा के पढ़ाई की थी, अपने आप को एक तरह से एक और डिग्री दिलाई थी, उनका जो लैंग्वेज वाला पार्ट था ब्रेन का, जो लैंग्वेजेस समझता है, उसके डेंड्राइट्स बहुत लंबे लंबे थे, मतलब वहाँ पे ब्रेन में ग्रोथ थी। इसका मतलब आप जो कुछ भी ज़िंदगी में करते हैं या जो एक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीज़ें फिजिकली भी आपके ब्रेन को बड़ा करती हैं, उसको साइज़ में भी इंक्रीज़ करती हैं और छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक इसकी एनाटमी भी चेंज होती है, मतलब बनावट भी चेंज होती है, अंदर के सेल्स की शेप भी चेंज होती है। इसका एक तरह से देखा जाए तो ये गुड न्यूज़ है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कैसे ब्रेन के साथ भी पैदा हुआ हो, अगर वो अपने ब्रेन को ग्रो करना चाहता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा एक्चुअली अपनी इंटेलिजेंस और अपने ब्रेन को बढ़ा सकता है। अब हम एक सबसे बड़े साइंटिस्ट की बात करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन क्यों है? आइंस्टाइन इसलिए आइंस्टाइन है क्योंकि उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। उसको एक सीनियर ईयर में फिज़िक्स टीचर मिला, वो चेलोज़ एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाता था, जिस लड़की से वो प्यार करता था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके अलावा जिस ऑफिस में वो काम करता था, पेटेंट ऑफिस में, उसका भी रोल था। किस तरह की किताबें आइंस्टाइन ने पढ़ी, उसके बाकी लोगों के साथ कैसे एक्सपीरियंसेस हुए, सारी चीज़ों को मिला के एक ब्रेन बना जिसको हमने बोला आइंस्टाइन का ब्रेन। बहुत सारे लोग होते हैं जो हो सकता है आइंस्टाइन के ब्रेन के साथ पैदा होते हों, लेकिन वो कौन सी इकोनॉमिक कंडीशंस में पैदा हुए हैं, उनको वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए एनवायरनमेंट मिला कि नहीं, उनके पेरेंट्स कैसे थे, कल्चर कैसा था, एजुकेशन मिली कि नहीं, उनके आसपास का माहौल कैसा था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो लोग आइंस्टाइन के जैसा ब्रेन लेके आते हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी आइंस्टाइन नहीं बन पाते। तो ये जो आसपास के एनवायरनमेंट है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट निकाला गया तो मालूम पड़ा कि ह्यूमंस में खाली 20,000 जीन्स है बस। साइंटिस्ट तो सोचा करते थे इसमें तो 100,000 जीन्स होनी चाहिए, जिस तरह का वेरिएशन है लोगों के अंदर और जिस तरीके से हम लोग लोगों को देखते हैं, बट सिर्फ 20,000 जीन और इतनी वेरिएबिलिटी है लोगों में और उनके दिमाग में भी, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर हमारे पास केवल हमारा डीएनए होता या जीन्स होती तो फिर क्या ज़रूरत थी इतने सारे सोशल प्रोग्राम्स बनाने की जहाँ पे हम बच्चों को बेहतर एनवायरनमेंट के द्वारा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों हम बच्चों को और अच्छा डेवलप कर सकते हैं जब हम अलग अलग सोशल प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो बेसिकली सोशल प्रोग्राम्स के द्वारा हम एनवायरनमेंट बदल रहे हैं, बच्चों के एक्सपीरियंसेस बदल रहे हैं और इससे उनके ब्रेन में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे ये 20,000 जीन्स, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स कितने हैं? ऑलमोस्ट 86 बिलियन न्यूरॉन्स, इतने ज़्यादा ब्रेन के सेल्स हैं। तो ये 20,000 खाली जीन्स हैं और 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं
और उससे जो वैरायटी डेवलप होती है ब्रेन की, वो कैसे बनी है कि मदर नेचर ने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक प्ले करी है। जीन्स तो कम ही हैं, अब किसका ब्रेन कैसे काम करेगा और कैसे बदलेगा ये मदर नेचर ने छोड़ दिया है कि आप पैदा होने के बाद किस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, अभी हम जब बच्चे होते हैं, जब इस दुनिया में पैदा होते हैं, तो हम पूरी तरह प्रोडक्ट नहीं है, कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है। हमारा दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे हम किस तरह के व्यक्ति में ग्रो करते हैं ये डिपेंड उस पर करता है। जैसे अब अगर आपकी अंदर बॉडी की एक क्लॉक होती है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, सर्केडियन रिदम, मतलब 24 घंटे के हिसाब से हमारी बॉडी की एक अंदर की क्लॉक होती है। तो अगर आप किसी गुफा में चले जाएं और वहाँ पे आपको दिन रात का कोई एहसास ना हो, तो आपकी जो अंदर की क्लॉक है वो 21 घंटे से लेकर 27 घंटे के बीच में वेरी कर जाएगी। मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी को एक टाइम पे जगना है, फिर उसके बाद सोना होता है, नींद आती है ऑटोमेटिक, फिर वो जगती है, तो एक बॉडी की क्लॉक चलती है। अब अगर आप किसी गुफा में चले जाते हैं, ये क्लॉक चेंज हो जाती है। इसका मतलब नेचर ने आपको बनाया एक क्लॉक के साथ, लेकिन उस क्लॉक में टाइम प्रॉपर सेट नहीं किया। वो सूरज से आपका टाइम सेट होता है, लेकिन अब जो लोग होते हैं वो रात को बहुत ज़्यादा देर तक जागते हैं, सुबह सोते हैं। अब हमारे पास ऐसी चीज़ें आ गई हैं, मोटे पर्दे आ गए हैं कि हम लगा लें और हमको रात का एहसास होता है, तो हमारी वो बॉडी की जो क्लॉक है वो पूरी बिगड़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको ऐसे कमरे में सोना चाहिए जहाँ सूरज की किरणें आएँ, फर्स्ट धूप निकले, जिससे कि आप उस समय पे उठ पाओ, देर तक ना सो पाओ। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से अपनी बॉडी को सिखाते हैं या ट्रेन करते हैं। बहरहाल इसी श्रृंखला में आगे अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी 2 आंखें होती हैं। अब दोनों आंखों से उसको कैसे विजन जाता है ब्रेन तक, वो जो डेप्थ का परसेप्शन होता है, गहराई का, वो बच्चों को वहाँ से आता है। मतलब अगर हम बच्चे की जैसे भैंगापन होता है बचपन में, मसल्स की प्रॉब्लम होती है, या एक आंख बंद कर दें और दूसरी चालू रखें, तो बच्चे के अंदर जो गहराई या डेप्थ का परसेप्शन है वो बिगड़ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है जब वो पैदा हुआ है तो वहाँ से फिर उसके अंदर जीन्स हैं तो वो ऑलरेडी डेप्थ का एक्सपीरियंस उसको होने लगेगा। नहीं, दुनिया से जो एक्सपीरियंस उसको मिलेगा उससे उसका वो जो विजन वाला पार्ट है वो बनेगा, डेवलप होगा। मतलब अभी सब चीज़ अधूरी है, हम अनफिनिश प्रोडक्ट की तरह, जो ऐसा प्रोडक्ट जो अभी पूरी तरह बना नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट बन के दुनिया में आते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंसेस से हम कंप्लीट होते हैं। मतलब हमारा ब्रेन कंप्लीट होता है, हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग हम जब चीज़ों को लेते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं, उससे हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और इन्हीं एक्सपीरियंसेस से हम अपने ब्रेन को और इंटेलिजेंट और रिच और गहरा बना सकते हैं। जो भी हमने आपको बातें बताई उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। 29 सितंबर 1812 जर्मनी के बाडेन में एक रॉयल फैमिली में बच्चा पैदा हुआ जो कि वहाँ का राजा बनता, लेकिन 17 दिन बाद उस बच्चे की मौत हो गई। स्टोरी वहीं ख़त्म हो गई। 16 साल बाद एक आदमी जिसका नाम है कैस्पर हाउज़र, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना फेमस बंदा है। 16 साल बाद ये यंग मैन आता है और अपनी कहानी बताता है कि मैं जब छोटा था तो मुझे एक जेल में डाल दिया गया और मेरे को पूरा बचपन जो है ऐसे ही बीता। 1.5 मीटर से 2 मीटर का एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक लकड़ी का घोड़ा था, मेरा घास फूस से बना हुआ बिस्तर था, मुझे वहाँ पर रोज़ सुबह उठता था तो पानी आ जाता था और खाना आ जाता था। फिर मुझे कई बार खाने का टेस्ट डिफरेंट होता था पानी का और मैं बेहोश हो जाता था। फिर जब मैं उठता था तो मेरे बाल कटे होते थे, नेल्स ट्रिम कर देते थे। और फिर जब मैं बाहर निकल के आया उस सेल से तो मुझे एक आदमी ने लिखना पढ़ना सिखाया, लेकिन मैंने उसका फेस नहीं देखा। इस तरह की कहानी सुन के काफ़ी लोगों को डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो कैस्पर हाउज़र है वो जो पहले बच्चा मर गया था, हो सकता है वो बच्चा जो है बदल दिया गया हो और ये वो थ्रोन का राजा है, मतलब जिसको राजा बनना चाहिए था वो उसका मालिक है। लोगों को बड़ी सहानुभूति हुई, इंटरनेशनल लेवल पे कैस्पर हाउज़र को अटेंशन मिली। और एक फेरल चाइल्ड उसको बोलते हैं जो बचपन में बच्चा जो है सोसाइटी से अलग हो जाता है, अकेला पलता है, जंगल में पलता है, जिसका कोई किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं होता,
जैसे कि मोगली का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हिंदी सिनेमा में या हिंदी हम लोग बचपन में बड़े हुए कार्टून देख के, ऐसा बच्चा जो भेड़ियों के बीच में पलता है, तो समथिंग लाइक दैट, फेरल चाइल्ड, मतलब बचपन से ही जो बच्चा अकेला पला हो, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ हो। और कैस्पर हाउसर इतना बाद में उसने स्टोरी लिखी, उसके ऊपर किताबें लिखी गई, मूवीज़ बनी, प्लेज बने, इंटरनेशनल फिगर हो गया और लोग उसके ऊपर भरोसा भी करने लगे कि हाँ वाकई में उसका बचपन जो है इतना दर्दनाक बीता होगा। बाद में जब इसको न्यूरोबायोलॉजी से जोड़ा गया और देखा गया क्या ये पॉसिबल है लिटरली, तो एक साइकेट्रिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल लियोहार्ड, उनका कहना था कि लोग जो बात कर रहे हैं कैस्पर हाउसर की, ये सरासर झूठ है, गलत है। क्योंकि अगर कोई बच्चा बिना किसी इंटरैक्शन के जिंदा रहता है तो वो इडियट हो जाएगा। इडियट छोड़िए, उसको चलना फिरना जीना, वो जिंदा ही नहीं बचेगा। क्योंकि हम लोग जब बचपन में ह्यूमन बींग्स पैदा होते हैं तो हमारा पूरा ग्रोथ, हमारा पूरा सर्वाइवल, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि हमें आसपास से जो इंटरेक्शन मिलता है, जो मदर के साथ एक बातचीत होती है, आसपास के सिग्नल्स मिलते हैं, स्टिमुलस मिलता है, जो भी हमको बाहर से इम्पल्सेस आती हैं, उससे हमारी ग्रोथ होती है। तो कैस्पर जैसा बच्चा जो कि इतना सक्सेसफुल हुआ, वो एक फेरल चाइल्ड, मतलब एक अबैंडन्ड बच्चे की तरह जिए, ये सरासर बेवकूफ़ी वाली बात है और इस पे कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। अब हम एक और कहानी पढ़ेंगे ये जानने के लिए, एक बच्चे की जिसके साथ एक्चुअली में ऐसा हुआ, और उसकी कहानी क्या आती है। जुलाई 2005 प्लांट सिटी फ्लोरिडा में पुलिस एक घर में आई। उनको पड़ोसियों ने कॉल करके पुलिस को बताया कि हमारे पास में घर है, वहाँ पे हमने खिड़की में एक लड़की को देखा है। वो लड़की को हमने लेकिन घर के बाहर आते जाते कभी नहीं देखा, ना ही हमने किसी बड़े व्यक्ति को देखा है उस बच्ची के साथ, जो कि खिड़की से कई बार झांकती देखी गई है। पुलिस गई, उन्होंने दरवाजे पे नॉक किया, एक औरत ने दरवाज़ा खोला। पुलिस ने कहा कि हमें इस घर में एक लड़की की तलाश है। अंदर गए, हॉलवेज में देखा, फिर एक छोटे से बेडरूम में जब पुलिस वहाँ घुसी तो जो उन्होंने सीन देखा, उस सीन को देख के एक पुलिस वाले को उल्टी हो गई। मतलब इतना गंदा सीन था। वहाँ पे एक बच्ची 7 साल की, जिसका नाम है डैनियल क्रॉशेट, CROCHETT, डैनियल क्रॉशेट। आप गूगल करके उस बच्ची की फ़ोटो देखिएगा। डैनियल क्रॉशेट 7 साल की छोटी सी हाइट की बच्ची थी। उस बच्ची को बचपन से पैदा होने के बाद उसकी माँ ने एक क्लॉजेट में, एक अलमारी में बंद करके रखा। वहाँ पे कॉकरोचेस घूम रहे थे उसके आसपास, जो पॉटी होती है वो पड़ी हुई थी, गंदगी थी। उस बच्ची को इतना अकल नहीं था कि वो हाँ या ना करे। उसको सॉलिड फूड दे दो तो वो खा नहीं सकती थी। उसको कुछ नहीं पता था। जब पुलिस वाले, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर सबसे उसका आमना सामना हुआ तो वो ऐसा लगता था आर पार देख रही है। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं। उसके सारे टेस्ट हुए, उसको कोई मेंटल बीमारी नहीं थी, ना कोई डाउन सिंड्रोम था, ना कोई ऑटिज्म था, मतलब मेंटल रिटार्डेशन टाइप की कोई, उसका ब्रेन बिल्कुल ओके था। प्रॉब्लम क्या थी, बचपन से सोशल डिप्राइवेशन, उसको किसी ह्यूमन बीइंग का साथ नहीं मिला। ये है रियल लाइफ के कैस्पर हाउसर की स्टोरी। जब 1 साल तक उस बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ तो बस खाली यही उम्मीद करी गई कि अब ये किसी नर्सिंग होम में रहेगी और शायद बिना डाइपर के कभी ज़िंदगी जीना सीख जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, जो बच्चा पैदा होता है, ह्यूमन बींग्स, ये एक साइड इफ़ेक्ट भी है, बहुत बड़ा रिस्क है। नेचर ने जो हम लोगों के साथ खेला है कि अगर सोशल डिप्राइवेशन किसी बच्चे को हो जाता है, उसको एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता, सही एनवायरनमेंट में नहीं मिलता, ग्रो करने के लिए लोग नहीं मिलते, इंटरेक्शन नहीं मिलता, स्टिमुलस नहीं मिलता, बाहर से इम्पल्स नहीं आती हैं, तो वो एक तरह से इंसान तो रहेगा लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में उसको नहीं डाल सकते। वो नॉर्मल इंसान कहीं से नहीं रहेगा। तो ये है रियल लाइफ कैस्पर हाउसर की स्टोरी। एक तरफ तो अभी हमने डैनियल क्रॉशेट की स्टोरी पढ़ी। इसी तरह से 1970s में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैरी हार्लो। हैरी की वाइफ की डेथ हो गई 1971 में। उसके बाद वो सीवियर डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने फिर अपनी लाइफ में डिप्रेशन को बहुत गहरे से पढ़ा। उन्होंने मंकीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए। एक मंकी के बच्चे को उन्होंने 1 महीने के लिए एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जहाँ पे वो तो देख सकते थे, उसको शीशा लगा दिया, लेकिन वो मंकी बाहर नहीं देख सकता था, सबसे कट ऑफ हो गया। एक को 6 महीने, एक को 1 साल। रिजल्ट्स इतने ड्रास्टिक आए कि वो खुद भी हैरान रह गए देख के। जो मंकी 1 साल तक उन्होंने आइसोलेट कर दिए, अकेले कर दिए थे, वो ना तो बाकी मंकीज़ के साथ खेलते थे, ना उनके साथ कोऑपरेट करते थे, ना कोई कंपटीशन करते थे। 2 ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया। इनफैक्ट
बिल्कुल कट ऑफ हो गए और उन्होंने देखा कि जो फीमेल्स थी कुछ जो अकेले हो गई थी, उन्होंने बाद में उनको बच्चों के साथ रखा तो उन्होंने अपने बच्चों को भी इग्नोर कर दिया। सेक्स तक की ड्राइव ख़त्म हो गई उनके अंदर, वो सेक्स भी नहीं करना चाहते थे वो मंकीज़ किसी के साथ। और इवन जो फीमेल मंकीज़ थी उन्होंने वर्स्ट केस में तो निगलेक्ट कर दिया बच्चों को और वर्स्ट केस में अपने बच्चों को अटैक भी कर दिया। तो इसका मतलब है कि बिना इंटरैक्शन के, या जब एक बच्चा होता है उसको सोशल इंटरैक्शन चाहिए आसपास, उसको एक तरह से मिलना जुलना है, उसको सेंसरी इनपुट चाहिए, उसके सेंसेस को इम्पल्सेस चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। तो आज के इस वीडियो से एंड में हमको ये समझ में आता है कि हम पहले से डिज़ाइंड स्ट्रक्चर्स या ऐसी स्पीशीज़ नहीं है जो पैदाइशी सब सीखते हैं। मदर नेचर ने एक ब्लूप्रिंट बना के भेज दिया है, अब हमारे एक्सपीरियंसेस इस दुनिया में हमको शेप करते हैं। शुरू का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंडो होती हैं। बच्चे को अगर आपने 6 साल तक 7 साल तक अगर बहुत इंटरैक्शन नहीं दिया, उसको सेंसरी स्टिमुलस नहीं दिया, तब वो विंडो बंद हो जाएगी और फिर बाद में उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए छोटे बच्चों को सेंसरी स्टिमुलस देना, उनको एक सोशल इंटरैक्शन देना और बच्चों के साथ खेलना, प्यार, अफेक्शन, फिज़िकल जो टचिंग होती है, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ का एक विंडो है, एक रास्ता है, इतने से इतने टाइम तक, इतने से इतने टाइम तक। तो उस समय में हमको बाहर से ग्रोथ देनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जीन्स सबकी सेम है, कुछ कॉम्बिनेशंस डिफ़र करते हैं। तो 20,000 जीन्स, ऑलमोस्ट 86 बिलियन न्यूरॉन्स और कितने कनेक्शंस, अगर हम डेंड्रिटिक कनेक्शंस देखें तो ट्रिलियंस में जाते हैं। मतलब इतने ज़ीरो हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रिलियंस में कनेक्शंस हैं जो कि एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, ये हमको डिफाइन करते हैं एज अ पर्सन। आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बनाते हैं, बिल गेट्स को बिल गेट्स बनाते हैं, एलॉन मस्क को एलॉन मस्क। सो इन द सेंस, अगर आप अपने ब्रेन को ग्रो करना चाहते हैं, आपको उसको एक्टिवली यूज़ करना होगा इस दुनिया में, आपको एंगेज करना होगा, रोज नया सीखना होगा। आप देखेंगे फिजिकल लेवल पे आपका ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।